हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड प्रोडक्ट्स एंड प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट के बारे में। ठीक है, इसके अंदर हम ब्लड प्रोडक्ट्स और क्या-क्या प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं जो हमारे ब्लड को या हमारी किसी इंजरी को ठीक कर सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ब्लड प्रोडक्ट पे जाने से पहले हम यहाँ पर ब्लड के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेते हैं। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, ये सभी को मालूम है। एक लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कि सेल के बाहर है। ठीक है, और ये ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक तो प्लाज्मा और दूसरा सेल्स या सेल फ्रेगमेंट। ठीक है, यानी कि ब्लड के मेन टू कंपोनेंट हो गए, ब्लड प्लाज्मा और यहाँ पर सेल फ्रेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो ब्लड प्लाज्मा है, दूसरा है जो फॉर्म्ड एलिमेंट है। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेते हैं हम कि ब्लड प्लाज्मा क्या है। ब्लड प्लाज्मा वाटरी लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और यहाँ पर जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। ब्लड प्लाज्मा का 91.5% पार्ट वाटर का होता है और 8.5% पार्ट उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं और जो कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कहलाते हैं। और उनमें मेन प्रोटीन्स एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड के अंदर जो सेलुलर पार्ट है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्म्ड एलिमेंट जो है ये क्या है? ये सेल है और सेल फ्रेगमेंट है। ठीक है, और तीन प्रिंसिपल कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर, यानी तीन सेलुलर कंपोनेंट है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज होल सेल्स है, मतलब ये कंप्लीट सेल्स है, लेकिन प्लेटलेट्स जो होती हैं वो सेल फ्रेगमेंट होती है। इस जो हमारे ब्लड के अंदर टोटल फॉर्म्ड एलिमेंट यानी टोटल जो सेलुलर पार्ट है वो 45% है और प्लाज्मा 55% है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगर हम हमारे टोटल ब्लड वॉल्यूम में से अगर आरबीसी का वॉल्यूम काउंट करें तो उस चीज को हम बोलते हैं हिमेटोक्रिट। ये टर्म है जो कई बार आपसे जीपैट के क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। द परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी इज कॉल्ड हिमेटोक्रिट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं बोला गया कि हिमेटोक्रिट 45 है, इसका मतलब ये है कि टोटल ब्लड का 45% क्या है? आरबीसी। ठीक है, तो एक एडल्ट फीमेल के अंदर जो रेंज होनी चाहिए हिमेटोक्रिट की वो है 38 to 46% और अडल्ट मेल के अंदर 42 to 54%। ठीक है, ये हमारे पास जो है एक ऑन एन एवरेज वैल्यू है। अब हम कुछ ऑफिशियल जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, यानी वो किस किस नेम से हमें मिलते हैं। होल ह्यूमन ब्लड, कंसंट्रेटेड ह्यूमन आरबीसी, ड्राइड ह्यूमन आरबीसी, ड्राइड ह्यूमन सीरम, ह्यूमन फाइब्रिनोजन, ह्यूमन थ्रोम्बिन, ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन, ह्यूमन फाइब्रिन फॉर्म, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सारे प्रोडक्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो रिक्वायर्ड है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है और वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले होल ह्यूमन ब्लड की। हम अभी तक हम बता ही चुके हैं कि ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है जो कि सेल्स और प्लाज्मा का बना होता है। अब जब हम ब्लड के अंदर देखते हैं तो ब्लड के अंदर हम मेन जो ब्लड डोनेशन के लिए या ब्लड को एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर करने के लिए हम ब्लड ग्रुपिंग को जज करते हैं। ठीक है, जिसे हम ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड भी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि क्यों हमें इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है? क्योंकि आरबीसीज के ऊपर, आरबीसीज के सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस होते हैं जिसे एग्लूटिनेशन कहते हैं और इन एंटीजेंस के साथ साथ जो एंटीबॉडीज होते हैं उन्हें हम एग्लूटिनेंस भी बोलते हैं। ठीक है, हमने हाइपर सेंसिटिविटी वाले पार्ट में अगर आपने देखा हो तो हमने ब्लड का जो चीजें हैं वो क्लियर की थी। आप चाहें तो हाइपर सेंसिटिविटी के पार्ट में इसको देख सकते हैं दोबारा से। अब ये ब्लड ग्रुपिंग जो पार्ट है ये 900 में लैंड स्टीनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एबीओ सिस्टम को डेवलप किया, मतलब बताया, उन्होंने रिसर्च की कि ऐसा क्या है कि ब्लड ग्रुपिंग में मिसमैचिंग हो जाती है और इनके अकॉर्डिंग जो टोटल जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसमें दो तरीके के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, अब यहाँ पर
एंटीजन ए और एंटीजन बी को हमें ध्यान रखना पड़ता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। डोनर हम किसे कहते हैं? डोनर हम उसे कहते हैं जो कि डोनेट करता है ब्लड, यानी अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और रेसिपिएंट किसे कहते हैं? जो रिसीव करता है ब्लड, जो ब्लड रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो डोनर और रेसिपिएंट दोनों ही चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, नाउ कम टू द, यहां पर मैंने एक चार्ट बनाया है। आरबीसीज के अंदर जो आपका ब्लड टाइप है, वो ब्लड टाइप ये आपका ए टाइप है। तो यहाँ पर उसके अंदर जो एंटीजन होंगे, सॉरी जो एंटीबॉडीज होंगे वो रिवर्स होंगे, एंटी बी। ठीक है, और जो एंटीजन होंगे वो सेम एंटीजन होंगे। तो रिवर्स क्यों है? ताकि कोएगुलेशन रिएक्शन ना हो। ठीक है, ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटी ए एंटीबॉडीज और बी एंटीजन। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती है, इसीलिए ही ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। ठीक है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसी वजह से है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, लेकिन दोनों ही तरीके के एंटीजन है। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों ही तरीके की एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी ए एंड एंटी बी, लेकिन यहाँ पर एंटीजन कोई नहीं होता, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है, ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये यूनिवर्सल डोनर है। इस ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मैंने हाइपर सेंसिटिविटी वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस पर जाके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो यहाँ पर ये स्लाइड यही कह रही है कि ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर द एबी ब्लड ग्रुप मस्ट बी टेस्टेड। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा एक आरएच सिस्टम भी होता है। एबी ब्लड ग्रुप के बाद कई बार देखा गया कि एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम ध्यान रखने के बाद भी कोएगुलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब साइंटिस्टों ने कहा कि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर देखा गया रीसस मंकी के अंदर, लैंडस्टीनर और वीनर ने 1942 में रीसस मंकी जो थे उनके अंदर एक रीसस फैक्टर ढूंढा गया जो कि एंटीजन डी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आरएच फैक्टर के लिए कौन सा एंटीजन रिस्पॉन्सिबल है? एंटीजन डी। ठीक है, और इसके लिए जो एंटीबॉडी है वो है एंटी डी एंटीबॉडी। ठीक है, तो अगर ये जो है आरएच फैक्टर यानी कि ये एंटीजन डी अगर मौजूद है तो उस तरीके का पर्सन कहलाता है आरएच पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो उस तरीके का पर्सन कहलाता है आरएच नेगेटिव। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें खास तौर से इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये चीज एक हमें देखनी है। ब्लड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर ड्यूरिंग अक्यूट हेमरेज, क्रोनिक एनीमिया, हीमोफीलिया, प्री ऑपरेटिव टाइम एंड इन बर्न्स, यानी कि कभी ऐसी कंडीशन आ रही है कि पर्सन में बहुत ज्यादा ब्लड की कमी आ रही है किसी ऑपरेटिव कंडीशन की वजह से, या तो हीमोफीलिया हो गया है या बर्न्स में उसका जो ब्लड है वो काफी कुछ जो है लॉस हो गया है, हेमरेज हो गया है। तो वो चीजें हमें कहीं ना कहीं हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ओर हमें जो है उस ट्रीटमेंट पे जाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर ह्यूमन ब्लड का कलेक्शन, ह्यूमन ब्लड का जो कलेक्शन है वो हम जो है मीडियन क्यूबिटल वेन के अंदर करते हैं, और एक स्टेराइल प्लास्टिक कंटेनर होता है, उसके अंदर हम किसी भी जो डोनेट कर रहा है उसका ब्लड कलेक्ट करते हैं। वो जो प्लास्टिक कंटेनर है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हम एंटीकोएगुलेंट सॉल्यूशन डालें। क्यों? क्योंकि ब्लड की टेंडेंसी है कि वो बहुत जल्दी कोएगुलेट हो जाता है, और बीच बीच में हम उस जो बॉटल है उसको शेक भी करते रहे ताकि स्मॉल जो क्लॉट्स हैं वो बचे रहें, मतलब ना बने, सॉरी। ठीक है, एक बार में हम किसी पर्सन से 420 ml तक ब्लड कलेक्ट कर सकते हैं, और जो ब्लड कलेक्ट करने के बाद इसे 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे जो है स्टोर कर दिया जाता है। क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं कलेक्शन से पहले? ये ध्यान रखना है कि उस पर्सन में कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, कि वो एचआईवी का पेशेंट तो नहीं है, सिफिलिस, मलेरिया, एनीमिया, जॉन्डिस, इओसिनोफिलिया, मतलब कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज ना हो उसमें, क्योंकि पता चला वो आया भलाई करने के लिए है और रोग और दे गया है, तो वो चीज ध्यान रखनी है। उसके लिए पहले उसका टेस्ट किया जाता है। हीमोग्लोबिन कंटेंट, और ये भी ध्यान रखना है कि उसका हीमोग्लोबिन कंटेंट 13.3% से मतलब मेल के लिए, और 12.6 से जो है कम ना हो। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं पता चला पर्सन खुद एनेमिक है और वो समाज सेवा करने आ गया है तो उसकी समाज सेवा पता चला कि वो बेड पे ऊपर चला गया, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उस चीज। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी, वो प्रिकॉशंस हमें ध्यान रखना पड़ता है। स्टोरेज कैसे करते हैं? जब हम स्टोरेज करते हैं
तो हम 25 दिन के लिए स्टोरेज कर सकते हैं, हमने कहा 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे। और जो कंटेनर है उसमें हम लेबलिंग करते हैं, क्या क्या, कि भाई ये कौन से ग्रुप का है, इसका बी है, बी पॉजिटिव है, आरएच ग्रुपिंग करते हैं, मतलब बी पॉजिटिव है तो यानी कि आरएच एंटीजन मौजूद है, अदरवाइज नहीं है। उसका क्या एंटी सीरम है, उसने क्या डोनेशन, किस डेट को डोनेशन दिया है, ठीक है, किन कंडीशन पे स्टोर किया गया है, और फाइनली क्या उसकी जो है एक्सपायरी डेट होगी, ठीक है। इससे कभी डोनेशन जो ब्लड है वो दूसरे को जब डोनेट किया जाएगा तो उसको आसानी होगी कि भाई किस फला व्यक्ति से लिया गया है। अब ये जो कुछ प्रिपरेशन है, एसिड डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज जो है, ये होल ह्यूमन ब्लड को प्रिजर्व करने के काम में आता है। इसका कंपोजिशन है डाइसोडियम सिट्रेट 2.5 ग्राम, डेक्सट्रोज 3.9 ग्राम। इसमें जो है वाटर मिलाया जाता है जो कि स्टेराइल वाटर होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन भी उसे हम बोलते हैं, और इसका पीएच मेंटेन किया जाता है 5 पे, ठीक है। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब हम ह्यूमन ब्लड को प्रिजर्व कर रहे हैं 420 ml, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए हमें एसिड डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, यानी कि एक तरीके का प्रिजर्वेटिव भी कह सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा सोडियम डाइसोडियम एडिटेट जो है वो एक तरीके का इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, ईडीटीए जिसे हम कहते हैं। और ये कैल्शियम का चिलेट जो है, चिलेशन मतलब कैल्शियम को बांधता है। इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है हाइपर कैल्सीमिया में। हाइपर कैल्सीमिया में जो है इसका यूज किया जाता है, और ये लेड पॉइजनिंग में भी जो है काम करता है। अगर इन केस ऑफ लेड पॉइजनिंग 1 ग्राम को डाइल्यूट करते हैं 200 से 300 ml जो है सलाइन या ग्लूकोज सॉल्यूशन में, और इसका इंट्रावीनस इन्फ्यूजन दिया जाता है ट्वाइस डेली और फॉर 3 to 5 डेज। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ब्लड के अंदर अदर चीजें हैं, जैसे एंटीकोएगुलेंट्स। एंटीकोएगुलेंट का नाम सभी ने सुना होगा। एंटीकोएगुलेंट वो सब्सटेंस है जो कि कोएगुलेशन को रोकते हैं, ठीक है। अब एंटीकोएगुलेंट्स के भाई कैसे काम कर रहा है सबसे पहले, लेकिन उससे पहले हम क्लॉटिंग की मैकेनिज्म समझ लें। क्लॉटिंग बेसिकली होती क्यों है? हमारी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि हमारे ब्लड के एक्सेसिव लॉस को रोक सके, है ना। अब इसकी कुछ मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेज में क्या होता है कि जब इंजरी होती है तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। ये प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। नाउ अब इस थ्रोम्बोप्लास्टिन के बाद क्या होता है? स्टेज 2। स्टेज 2 में ये होता है कि यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। स्टेज 3 के अंदर ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये जो थ्रोम्बिन बना है, इट कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? फाइब्रिन में। और ये जो फाइब्रिन होते हैं ये पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनमें क्या होता है? प्लेटलेट्स आके डिपॉजिट हो जाती हैं और एक तरीके का रफू स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो जो है बहना धीरे धीरे रुकने लगता है। समझ में आया आपको? नाउ कम टू द नेक्स्ट ब्लड प्रोडक्ट, दैट इज द हेपेरिन। हेपेरिन क्या होता है वो हम बात कर लेते हैं। हेपेरिन जो है वो एक तरीके का नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है। इसमें है ना, ये एक तरीके का नेचुरल कंपाउंड है ना, नेचुरल कंपाउंड है, और ये मास्ट सेल में मिलता है। अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्लूकुरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन से बना है। ये अगर कमर्शियली प्रिपेयर करना है तो पिग्स और दूसरे कैटल्स के लंग या इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से, इनके मास्ट सेल से इसको निकाला जाता है, ठीक है। हेपेरिन जो होता है ये एंटीथ्रोम्बिन सेकंड पे रिएक्ट करता है, जिससे वो हमारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको इनएक्टिवेट कर देता है। इसका यूज कहाँ होता है? थ्रोम्बोसिस को रोकने में, यानी कि जहां क्लॉट बन रहा है, थ्रोम्बो बन रहा है, उसको रोकते हैं, जिससे विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। कहीं क्लॉटिंग की जरूरत नहीं है वहां पर हम हेपेरिन को यूज किया जाता है, ठीक है। ये इसमें जो है मेन इसकी यूज है। प्रिपरेशन इसका कैसे होता है? इसका प्रिपरेशन है कि ये सोडियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स के फॉर्म में यूज किया जाता है। जब हम कभी जो है किसी सर्जरी में हेपेरिन का ट्रीटमेंट करते हैं, तो जब हम वापस से बॉडी के अंदर ब्लड डाल रहे हैं तो प्रोटीन सल्फेट से उसको न्यूट्रल किया जाता है, ताकि हेपेरिन का बॉडी में एक्शन ना रहे, ठीक है। नहीं पता चला कि वो बॉडी में भी जाके काम कर रहा है
तो बॉडी में जो कोएगुलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं बॉडी के मैकेनिज्म डिस्टर्ब होगी। ठीक है, हेपारिन को इंट्रामस्कुलरली हम जो है एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, इंट्रावीनसली और सबक्यूटेनियसली इसको इंजेक्टेड किया जाता है। 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं सबक्यूटेनियसली करीबन 8 से 12 घंटे तक, या सर्जरी के 1 घंटे, कोई मेजर सर्जरी है उससे पहले हम बॉडी में इंजेक्ट करना शुरू करते हैं। और अगर कोई बहुत मेजर सर्जरी है तो करीबन 7 से 10 दिन तक ये थेरेपी दी जाती है, यानी कि जहां पर हमें इस तरीके की चीजें हैं, या पेशेंट डिस्चार्ज होने तक इस चीज को किया जाता है। अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो हेपारिन नहीं दिया जाएगा, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सीवियर हाइपरटेंशन, अबॉर्शन, अगर मतलब लेडी प्रेग्नेंट है तो वहां पर भी बहुत थोड़ा सा रिस्की रहता है। कई न्यूरो सर्जरीज में नहीं दिया जा सकता, रीनल फेलियर या क्रोनिक एल्कोहलिक्स जो है, या सिरोसिस के जो पेशेंट है, खास तौर से हमें उसमें इसको ध्यान रखना है। एडवांटेजेस क्या है? ये एक जो है एडवांटेजेस का ये है कि एक तो एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है, तो टॉक्सिसिटी जनरेट नहीं होती है, ये इसका एक सबसे बड़ा जो है कह सकते हैं एडवांटेज, जो मुझे खास तौर से लगा वो मैंने इसमें ऐड किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द कंसंट्रेटेड ह्यूमन आरबीसीज या कार्पस पैक्ड रेड या पैक्ड रेड सेल्स। ठीक है, ये हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ब्लड से बना रहे हैं। ठीक है, और ह्यूमन ब्लड को हम क्या कर रहे हैं कि उसमें जो आरबीसी कंटेंट है उसको सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 40% जो है 40% जो प्लाज्मा है, पैक्ड आरबीसी प्रिपरेशन ऑब्टेन्ड बाय रिमूवल ऑफ 40% ऑफ प्लाज्मा, मतलब कि प्लाज्मा का 40% पार्ट हम उसमें से निकाल देते हैं। और एसेप्टिक प्रिकॉशंस इसमें जरूर रखने चाहिए, नहीं तो बहुत ज्यादा कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं, बैक्टीरियल कंटामिनेशन खास तौर से। स्टोरेज 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। बच्चों के अंदर, जैसे कोई बच्चा है एनेमिक है, तो अगर उसे मदर या फादर में से कोई अपना ब्लड डोनेट करना चाहता है तो उसके जो है ब्लड में से कंसंट्रेटेड आरबीसी पार्ट को निकाल के जो है 140 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डाला जाता है। कोई ऐसा इन्फेंट है, बच्चा है जो प्रीमेच्योर है, उसमें 10 ml पर केजी के हिसाब से डालते हैं। और ये जो है क्रॉनिक एनीमिया और हेमरेज के पेशेंट्स में खास तौर से जो है यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, दूसरा जो हमारा कह सकते हैं कि ब्लड प्रोडक्ट है वो है ह्यूमन प्लाज्मा। नेक्स्ट जो हमारा ब्लड प्रोडक्ट है, प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड पार्ट है क्लॉटेड ब्लड का, मतलब कि अगर ब्लड है उसका क्लॉटिंग जम गया, मतलब आरबीसी हमने पूरा जो है सेलुलर पार्ट अलग कर दिया है, तो वो बचेगा लिक्विड पार्ट प्लाज्मा। ठीक है, और ये कई बार जो है सीवियर बर्न्स में दिया जाता है। अभी कोरोना जो काल चल रहा है उसमें प्लाज्मा थेरेपी आपने जरूर सुनी होगी, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुके हैं उनका प्लाज्मा लेके जो पेशेंट हैं उनमें डाला जा रहा है। तो प्लाज्मा थेरेपी बहुत पुरानी थेरेपी है, इसमें प्लाज्मा को हम सिट्रेट से ट्रीट करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको लिक्विड फॉर्म में अगर यूज करें तो सिट्रेट, अभी मैंने आपको एसिड सिट्रेट बताया था, वही इसमें भी यूज करते हैं ताकि प्रिजर्वेटिव रहे, यानी कि उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिट्रेट लिक्विड प्लाज्मा में प्लाज्मा को हम जो है सिट्रेट होल ब्लड के साथ यूज करते हैं। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा को सेपरेट कैसे किया जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन से, उससे हम सारा क्या कर रहे हैं, आरबीसीज पार्ट जो कार्पस वाला पार्ट है निकाल देते हैं। ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ सिट्रेट लिक्विड प्लाज्मा अनस्टेबल प्रोटीन सच एज अ फाइब्रिनोजन कैन बी रिमूव्ड बाय एड्सॉर्प्शन एंड ऑन क्योलिन, यानी कि कुछ ऐसे पार्ट जैसे कुछ जो प्रोटीन्स वगैरह हैं जो कि हमें नहीं देने हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं क्योलिन के ट्रीटमेंट से। ठीक है, तो हमें लेकिन एल्बुमिन ग्लोबुलिन उस प्लाज्मा के साथ हम इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है कि ह्यूमन प्लाज्मा के का जो दूसरा फॉर्म है वो है ड्राइड प्लाज्मा। ड्राइड प्लाज्मा जो है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, जो हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, सेंट्रीफ्यूगेशन में जो सुपरनेटेंट फ्लूइड है उसको हम फ्रीज ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, और स्टोर कर लेते हैं 4 to 6% पे। इसमें जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो करीबन 4.5% होता है। ड्राई स्टेट में ये करीबन 5 साल तक रह सकता है और ये हमारे काम आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ड्राई मतलब कि जब हम इंजेक्ट करना चाहते हैं तो इसको हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि ऐसे ड्राई फॉर्म में हम बॉडी में नहीं दे सकते। इसमें जो वाटर फॉर इंजेक्शन है, यानी जो स्टेराइल वाटर है उसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे, या सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन है वो हम इसे मिक्स कर सकते हैं,
जैसे 2.5 डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन के साथ या 0.545% सोडियम क्लोराइड के साथ हम इसको मिला के ही फिर इसको हम जो है बॉडी के अंदर डालेंगे। ठीक है, अब थर्ड जो है यानी कि नेक्स्ट जो हमारा ब्लड प्रोडक्ट है दैट इज द ह्यूमन फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है? एक सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लाज्मा का। ठीक है, और फाइब्रिनोजन जो है वो याद करिए वो फाइब्रिन यानी कि वही क्लॉट बनने में हेल्प करता है। तो जनरली जो स्किन ग्राफ्टिंग है, कोई नर्वस सूचरिंग की जा रही है यानी कि कोई ऑपरेटिव मेजरमेंट किया जा रहा है, कोई बर्न का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तब फाइब्रिनोजन जो है बहुत कह सकते हैं कि एज ए ब्लड प्रोडक्ट बहुत काम का है। प्लाज्मा को सेपरेट कर लेते हैं और सेंट्रीफ्यूज करके हम फाइब्रिनोजन को फाइनली प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। उसके बाद इस प्रेसिपिटेट के अंदर हम सिट्रेट सलाइन को डाल के फाइनली फ्रीज ड्राइड कर लेते हैं। ठीक है, सिट्रेट प्रिवेंट द स्पॉन्टेनियस क्लॉटिंग व्हेन द मटेरियल रिकंस्टिट्यूट। जो सिट्रेट जो है वो स्पॉन्टेनियस क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, और द सॉल्यूशन मस्ट बी यूज्ड बिफोर 3 आवर्स आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। यानी कि जब हमने उसका रिकंस्टिट्यूशन कर लिया, रिकंस्टिट्यूशन मतलब कि हमने उसमें जो भी उसमें स्टेराइल प्रिपरेशंस डाल दिए, मतलब कि वाटर फॉर इंजेक्शन डाल दिया है। ठीक है, तो उसमें हमें इसको जैसे हमने डाला उसके 3 घंटे तक हमें विद इन द 3 आवर्स हमें इसको यूज कर लेना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है दैट इज द ह्यूमन थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो होगा वही क्या करता है याद करिए, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए थ्रोम्बिन यूज करते हैं। तो फाइनली हम थ्रोम्बिन को किसमें, वही क्लॉट फॉर्मेशन के लिए, स्किन ग्राफ्टिंग के लिए, नर्व सूचरिंग के लिए, बर्न्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा को पहले सेपरेट कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं डिस्टिल वाटर के साथ और वही सिट्रेट के अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं। सिट्रेट खास तौर से एज ए प्रिजर्वेटिव है ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, इट इज कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन और इसमें हम जो है थ्रोम्बिन को सेपरेट आउट कर लेते हैं और पीएच को मेंटेन रखते हैं 7 पे। एडिंग थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम को भी हम इसमें डालते हैं। दिस सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड, स्टोर्ड इन अ सुटेबल कंटेनर और इसको हम फाइनली फ्रीज ड्राई कर लेते हैं। कई बार हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन के साथ जो कंटेनर होता है उस कंटेनर में हम जो नाइट्रोजन है वो भर देते हैं जिससे एयर हट जाए। एयर हट जाती है तो कंटामिनेशन के चांसेस नहीं रहते हैं। रिकंस्टिट्यूशन में भी हमने वही करना है कि हमको जो है सलाइन सॉल्यूशन या वाटर फॉर इंजेक्शन के साथ जो है हमें रिकंस्टिट्यूट करना है। ठीक है, कोई भी ब्लड प्रोडक्ट हो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड्स जो रखने हैं वो हमें स्टैंडर्ड खास तौर से ये रखने हैं कि हमें प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लगा के ही करना है, चाहे वो आरबीसी वाला हो, चाहे वो प्लाज्मा वाला हो, चाहे वो फाइब्रिनोजन वाला हो, कोई सा भी वाला हो। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मतलब कि उसके अंदर क्या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग थी, क्या क्या आरएच फैक्टर था, उसमें क्या एंटी सीरा था, ठीक है, कौन कौन से प्रोटीन उस प्रोडक्ट में है। ठीक है, वो सारा का सारा हमें देखना है। और ये प्रोटीन हम कैसे पता लगाते हैं या सीरा हम एंटी सीरा हम कैसे पता लगाते हैं, हम वो जो प्रोडक्ट है उसका सेडिमेंटेशन करके और फिर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज करके टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें स्टेरिलिटी और पायरोजन टेस्ट भी करने पड़ते हैं, यानी जो भी ब्लड प्रोडक्ट है ऐसे हम आंख मीच के नहीं दे सकते। ठीक है, यानी कि वो स्टेबिलिटी भी हो, स्टेरिलिटी भी हो और पायरोजन मतलब पायरोजन टेस्ट लगाते हैं कि इसमें कोई कंटामिनेशन तो नहीं। सॉलिबिलिटी टेस्ट इसलिए लगाया जाता है कि जब हम रिकंस्टिट्यूशन करेंगे तो पता चला कि हमने प्रोडक्ट तो खरीद लिया, अब उसमें जो है किसी हमारे पास जो वाटर फॉर इंजेक्शन आया अगर उसका ढंग से सॉलिबिलिटी टेस्ट लगा के नहीं दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रॉपर ये देखा जाता है कि ये वाली चीज इसके अंदर डिसॉल्वेबल है। ठीक है, तो सॉलिबिलिटी टेस्ट लगाने के लिए ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिटोरिएट ना हो। नाउ कम टू द प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट। प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट जो होते हैं ये नॉन ह्यूमन ओरिजिन मॉलिक्यूल है, यानी कि इनको ह्यूमन बॉडी से सेपरेट नहीं किया जाता, हाई मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, और ये बेसिकली हमारी बॉडी में उस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं ताकि बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा रोल कर रहा है प्ले, वो अगर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है तो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है नॉर्मल प्लाज्मा की तरह होना चाहिए, यानी कि ये एक तरीके का मेन मेड प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप। वो हम अपने प्लाज्मा की जगह अगर यूज करें कुछ टाइम के लिए तो वो हमें एज अ प्लाज्मा जैसा ही फील दे। विस्कोसिटी भी सेम होनी चाहिए और जो है ये जब तक हमारी बॉडी में रहे ये सर्कुलेशन में रहे, मतलब घूमता रहे ब्लड के साथ, ब्लड के अदर कंपोनेंट के साथ, पता चले कि ये कहीं जाके इकट्ठा हो गया है
या सेडिमेंट हो गया है, वो चीज गलत हो जाएगी। और पायरोजेनेसिटी, एंटीजेनेसिटी तो होनी चाहिए, यानी टॉक्सिसिटी फ्री होना चाहिए। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग या एथ्रोसाइट आरबीसी के अंदर कोई इंटरफेरेंस कर रहा है। इसकी आइसोटेनिसिटी ब्लड प्लाज्मा के साथ मैच करनी चाहिए, ठीक है। चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल, तो ऑब्वियस सी बात है। स्लाइजिंग टेम्परेचर जो है, इट मस्ट बी स्टेबल इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल एंड स्टेलाइजिंग टेम्परेचर। मतलब जब हम इस प्रोडक्ट को, इन प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, देन हमारे पास जो है ये हर टेम्परेचर पे नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है ये रिएक्ट ना करे या ये डिग्रेड हो जाए एक्सेस टेम्परेचर पे। जो प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स हैं, वो प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट्स हैं डेक्स्ट्रॉन, पॉलीविनाइल पायरिलिडिन एंड गमसेलाइन। डेक्स्ट्रॉन जो है वो एक तरीके का पॉलीसेकेराइड है और ये बहुत ज्यादा कॉमनली यूज किए जाने वाला प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट है। ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसे बीट रूट शुगर से जो है सेपरेट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ल्यूकोनोस्टॉक बेजेंटेरोइडिस, एक बैक्टीरिया है, उसके एक्शन से, ठीक है। दो तरीके के डेक्स्ट्रॉन अवेलेबल है, डेक्स्ट्रॉन 70 एंड डेक्स्ट्रॉन 40। और ये जो ये इसकी खास तौर से बात यह है कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हूबहू प्लाज्मा के जैसा ही है, ठीक है। तो ये जो ल्यूकोनोस्टॉक जो आपका मेसेंटेरोइडिस है, ये कैसे काम करता है वो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये जो प्रोडक्शन है, ये मैंने इस वाली स्लाइड पे डाल दिया है। ये क्या करते हैं कि उस जो बैक्टीरिया के अंदर डेक्स्ट्रॉन सुक्रेज होता है, और ये जो डेक्स्ट्रॉन सुक्रेज है, ये जो मीडिया के अंदर जो सुक्रोज है, यानी ये सुक्रोज किसके अंदर लिया है हमने, मीडिया के अंदर। मीडिया के अंदर जो सुक्रोज है वो डेक्स्ट्रॉन सुक्रेज, वो क्या करेगा, डेक्स्ट्रॉन सुक्रोज किसके अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर, और सुक्रोज है मीडिया के अंदर। तो क्या करेगा, इन सुक्रोज को डेक्स्ट्रॉन और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डेक्स्ट्रॉन की खास बात क्या है, ये ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से बहुत स्लोली एक्सक्रीटेड होता है। तो इससे फायदा क्या है कि आपने बॉडी में डाला तो ऐसा नहीं है कि वो फर्स्ट यूरिन के साथ ही आउट हो जाएगा, ये धीरे धीरे आउट होगा, जिससे आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी इसको रिटेन रखेगी, और आपका जो काम है, जिस भी फंक्शन के लिए आपने दिया है, या तो कोई डायलिसिस वगैरह के लिए दिया है, किसी और चीज के लिए दिया है, तो वो कहीं ना कहीं आपका मेंटेन रखेगी। लेकिन दिक्कत कई बार ये आ जाती है कि इसके संग ये कई बार प्लेटलेट फंक्शन को थोड़ा सा एब्नॉर्मलाइज कर देता है, इंटरफेयर करता है उसके साथ, और ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर देता है। जो है इसीलिए इसे हाइपरफाइब्रिनोजेनिया मिके और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर नहीं दिया जाता। इट मस्ट नॉट बी यूज्ड इन द हाइपरफाइब्रिनोजेनिमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इन दोनों ही केस में हम इसको नहीं प्रेफर करते। और एंटीजन ये पोटेंट है, मतलब कि ये एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, तो इसकी बहुत मैसिव डोज नहीं दी जाती है, जो है स्मॉल डोजेस इसकी दी जाती हैं, सब वो भी सबक्यूटेनियसली। इसकी मैसिव डोजेस जो दी जाती हैं, मतलब कि अगर इसकी मैसिव डोज यानी कि हैवी डोज दी जाएगी तो ये इम्यूनोलॉजिकल पैरालिसिस कॉज करेगा, ठीक है। ये चीज हमें खास तौर से ध्यान रखनी है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये आइडियल एक्सपांडर है प्लाज्मा का, ठीक है, और इसको जो है इजीली स्टोर किया जा सकता है 10 साल तक। एडवर्स इफेक्ट यही है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देता है, आर्टिकेरिया, ईचिंग, ब्रोंकोस्पाज्म, और कई बार ब्लड प्रेशर में भी थोड़ा फॉल फील होता है इसके अंदर। जो इसके अंदर जो है, व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग डेक्स्ट्रॉन, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ इन्फ्यूजन इज 1 लीटर, यानी कि मैक्सिमम साइड पे हम इसको 1 लीटर तक इन्फ्यूज यानी बॉडी में दे सकते हैं। It must be given when the urine output is less than 1500 per ml per day. ये तब भी दिया जाता है कि जब जो है अगर 1500 पर ml से कम यूरिन आउटपुट हो रहा है तो ये प्रेफर किया जाता है, इस थेरेपी को प्रेफर किया जाता है, ठीक है। इसको 5 दिन से ज्यादा इस थेरेपी को आप नहीं दे सकते, अदरवाइज बॉडी में साइड इफेक्ट आने लगते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज द पॉलीविनाइल पायरिलिडिन। ये एक सिंथेटिक वाटर सॉल्युबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर है। ये इट इंटरफियर्स विद द ब्लड ग्रुपिंग, ये बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है और एक तरीके का हिस्टामिन रिलीजर भी है, ठीक है। और ये जो पीवीपी है यानी कि पॉलीविनाइल पायरिलिडिन है, ये ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन, इंसुलिन के साथ बाइंड होता है, जो कि एग्लूटिनेशन प्रोड्यूस करते हैं आरबीसीज के अंदर, और बहुत जल्दी यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, तो जो काम के लिए हमने दिया है वो काम फुलफिल नहीं हो पाता, तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। डेक्स्ट्रॉन को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन इसकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी की वजह से इसको प्रेफर नहीं किया जाता।
नाउ कम टू द गम सलाइन। गम सलाइन जो है वो इसमें सोडियम क्लोराइड का 0.9% एंड गम एप्टिशिया का 6% सोल्यूशन होता है। इसे डिस्कवर किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बेलिस के थ्रू, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो बेलिस के थ्रू इसको डिस्कवर किया गया था, तो फाइनली यहाँ पर जो है ये आपका गम सलाइन है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है। प्रेफर्ड जो डोज है हमारी वो है डेक्सट्रॉन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।